बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, द्रूशी पढ़ लो। लेक्चर नंबर 7 चैप्टर 1 इन्वेंट्री वैल्यूएशन। कुछ होमवर्क दिया था और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में जल्दी जल्दी बताएं मुझे। सॉल्व हो गया था? मेरी ज़रूरत है इसमें? करवाऊँ या मैं ओके? यहाँ से हो गया था जी? लास्ट वाले भाइयों डन? ठीक है, पक्की बात है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जल्दी से मैं पढ़ा देता हूँ। मुझे आप ट्रेडर है, ठीक है। जैन 25 में 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, ठीक है। अगर प्रोड्यूस होता है प्रोड्यूस लिखते हैं, लेकिन इस केस में ट्रेडर है तो प्रोड्यूस नहीं करेगा, फिनिशिंग गुड है, ट्रेडिंग बिजनेस है, ठीक है, तो ट्रेडिंग करेंगे। तो 50,000 यूनिट्स क्या किए? इंपोर्ट किए। इंपोर्ट किए इन वन लॉट, एक लॉट में 20,000 यूनिट है। जब 20,000 यूनिट इंपोर्ट किए तो इस फॉलोइंग एक्सपेंसेस इंकर किए, सारे एक्सपेंस इंकर किए। ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने कल, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वाला। अब ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगा। बात समझ आ रही है? एक कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन ये बेसिक्स वाला था, आसान था। इसमें थोड़ी चीज़ें ज़्यादा है। रिक्वायरमेंट क्या, बहुत गौर से पढ़नी है। रिक्वायरमेंट ये है, अच्छा ये सारे खर्चे आगे, फिर आगे चले। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के आखिर में, दिसंबर 25 2500 यूनिट्स आर स्टिल हेल्ड इन इन्वेंट्री। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्लोजिंग यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक। बात समझ लग गई? अब रिक्वायरमेंट पढ़े जरा। रिक्वायरमेंट क्या है? दोबारा दोबारा रिक्वायरमेंट पढ़े। यानी कि वो 20,000 यूनिट्स की बात कर रहे हैं। हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छे, छा गए आप लोग, दिल खुश कर दिया सर। रिक्वायरमेंट एग्जामिनर कह रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी कि 2500 यूनिट की कॉस्ट क्या है। बात समझ आ रही है? चलें सॉल्व करें, टेक योर टाइम, 3-4 मिनट लें, इसको जल्दी से फड़काएं, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। एक दूसरे से मशवरे करते रहा करें। लास्ट वाले भाई आगे आ जाएं, अकेले अकेले ना बैठा करें भाई, अकेला अकेला कोई भी ना बैठा करे भाई। आप भी दाएं बाएं किसके साथ हो जाए, ताकि एक दूसरे से मशवरा कर सके। ऑनलाइन वाले बच्चे भी हिम्मत करके सॉल्व करें, ठीक है, फिर देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। आंसर क्या आया? 85.875। हाँ हाँ,
अच्छा ठीक है, चलो यही बता दो, ये आपने मुझे बताइए टोटल कॉस्ट। अच्छा यूनिट्स के साथ बता दिए, अच्छा वाह जबरदस्त यार, चाह गए हो। पता नहीं आंसर सही है कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो क्या आंसर है? 85,875 ये आंसर है। ठीक है, बाकी भी पहुंचे, शाबाश बाकी पहुंचे। डिस्कस करते हैं सही है कि नहीं है। तो ये कौन सा सही है? ये मतलब मैंने सही आंसर नहीं लिखा, ये तो बच्चों ने बताया वो लिखा है। आप मुझे 90,000 बता दें, मैं वो लिख लूंगा। तो आपने आंसर बताते रहो, फिर डिस्कस करते हैं। शाबाश शाबाश, सॉल्व करें। पता नहीं, देखते हैं। अच्छा वाह, छा गया जी भाई। कैसे आना हुआ? पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन? ओए, अब साथ वाले से पूछ ले क्या कर रहे हैं, फिर देखते हैं। चलो बच्चों, हाँ जी, कहाँ तक हो गया? यही आ रहा है? चलें देखते हैं यार, बच्चे तो कह रहे हैं यही आ रहा है, पता नहीं। चलें ठीक है भाई, सबसे पहले क्या है? परचेज प्राइस। परचेज प्राइस कितनी है? 5 लाख। ठीक है, तो परचेज प्राइस लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, परचेज प्राइस कितनी आ गई? 5 लाख। डिनोमिनेशन में रुपीस आ गया। लेकिन ये जो 5 लाख है सब्जेक्ट टू 10% तो ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस करते हैं इसमें से। अच्छा, अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो ट्रेड डिस्काउंट सेपरेटली माइनस शो करवा दो, या तो 10% से माइनस करने के बाद इसको 5 लाख को डायरेक्ट 0.90% से मल्टीप्लाई करवा दो, जो ये आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके से जो मर्जी करना चाहें, माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। शुरू में आपको इस तरह वाली वर्किंग दिखा रहा हूँ, लेकिन जब हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन सीख जाएंगे, तो फिर मैं ट्रेड डिस्काउंट सेपरेट माइनस नहीं करूंगा, ऊपर क्वेश्चन में से डायरेक्ट माइनस करने के बाद नेट अमाउंट लिखूंगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं और आप लोग समझ पा रहे हैं? जी, ट्रेड डिस्काउंट कितना आया? 50,000। और वैसे अगर इसमें से माइनस करें 450,000 है, तो डायरेक्ट मैं क्या करता? वेल डन, 0.9 करता, सो 450,000 डायरेक्ट मेरे आता। हम ये किया करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, टाइम ज़ाया हो रहा है मेरा, ये सही है। अभी हम सीख रहे हैं, इसलिए हम अभी ऐसे करेंगे। आगे चलते हैं। इंपोर्ट ड्यूटीज ऐड होंगी, 26,000 इंपोर्ट ड्यूटीज आ गई। हाउ मच? 26,000। देन क्या है मेरे पास? ना रिफंडेबल टैक्स भी तो है, पर इग्नोर करूंगा। हाँ ये लिखना है, मतलब इग्नोर करूंगा। ठीक है, माइंड में रखना ये। एलसी चार्जेस 22,000। ये आपने बच्चों माइंड में रखना है। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे रेलिवेंट कॉस्टिंग, तो रेलिवेंट कॉस्टिंग में कुछ चीज़ें रेलिवेंट होती है, कुछ इररेलिवेंट होती है। तो एग्जामिनर कहते हैं जो इररेलिवेंट है वो क्यों इररेलिवेंट है, जो रेलिवेंट है वो क्यों रेलिवेंट है। तो आपको रीज़न बीच में से थोड़ी सी लिखनी पड़ती है।
तो इसलिए हमें पता है कि रिफंडेबल टैक्सेस जो हैं वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनते। देन फ्रेट चार्जेस, हाउ मच? 110,000 फ्रेट चार्जेस। बैरी जहाज से चीज आ रही होगी कोई, $110,000। देन क्या है? क्लियरिंग चार्जेस। और कस्टम में कोई चीज रह गई हुई तो कस्टमर से क्लियरिंग लेंगे हम, 50,000 क्लियरिंग चार्जेस। $50,000। देन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन टू गोडाउन 16,000। $16,000 ये आ गया। देन क्या बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजिट इंश्योरेंस 13,000 ऐड करूंगा। अभी चीजें रास्ते में ही हैं। कितने? 13,000 हो गया। गोडाउन रेंट होगा, ये तो चीजें आ चुकी हैं, ये तो गोडाउन का रेंट है। और फायर इंश्योरेंस, ये चीजों के आने के बाद का खर्चा होगा, ये दोनों नहीं आएंगे। सारी कॉस्ट हो गई। सो कह सकते हो ये मेरी टोटल कॉस्ट हो गई। हाउ मच? यार माशाल्लाह ज़बरदस्त यार। मैं तो आप लोगों को से सच्ची में शुरू में ना मैं आपको हकीकत बताऊं, डम समझ रहा था। हाँ यार ये कैसे चलेंगे यार। माशाल्लाह एकदम आप लोगों ने बड़ी एफिशिएंसी दिखाई है। ज़बरदस्त यार, छा गए माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अल्लाह आपको ऐसे रखे, नज़र ना लगे मेरी। सही है, ये ना हो सुबह ही काम खराब हो जाए। ठीक है। टोटल क्या आया? क्या बात है, क्या बात है, 687। सर ये टोटल कॉस्ट आ गई, पर ये रिक्वायरमेंट तो नहीं मेरी। मुझे क्या चाहिए सर? यहां से दिमाग आपके चलेंगे, ओए होए। मुझे तो टोटल कॉस्ट चाहिए, मुझे तो टोटल कॉस्ट चाहिए। ओके इधर क्या पेन ना, मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए, लेकिन किसका? और क्लोजिंग इन्वेंट्री भाई साहब कितने हैं? 2500 यूनिट आर स्टिल हेल्ड इन इन्वेंट्री। तो मुझे तो 2500 यूनिट की टोटल कॉस्ट चाहिए। पर मसला ये जो टोटल कॉस्ट है ये 2500 यूनिट की नहीं, ये तो 20,000 यूनिट्स की है। ये ऊपर नजर आ रहे होंगे आपको, ये तो 20,000 यूनिट की टोटल कॉस्ट ना, यानी कि ये वो कॉस्ट है जो 20,000 यूनिट मंगवाने की है। मुझे 20,000 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2500 की टोटल कॉस्ट चाहिए। अब यहां पे आपको बेसिक मैथ लगानी है, कन्वर्जन लगानी है, जो आपको बेसिक मैथ सिखाई थी। तो कह सकता हूं 687, इसे बात करें जरा, इसे बात करें ना। ये 687 आपको क्या कह रही है? ये टोटल कॉस्ट आपसे ये कह रही है मैं तो 20,000 यूनिट की हूं। ये 687,000 क्या कह रहा है? मैं तो 20,000 यूनिट की हूं। हमने कहा ओके। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 20,000 यूनिट से, तो ये एक यूनिट की नहीं आ गई। अब मुझे कहां जाना है? तो मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? अगर 500 से जाना होता तो क्या करता? अगर 5,000 से जाना होता तो क्या करता? क्योंकि जब कोई चीज पर यूनिट पे आ जाए, उसको जहां पे लेके जाना चाहे मल्टीप्लाई करवाएं और वहां पे ले जाए। तो ये 687,000 कितने यूनिट्स की थी बच्चों? तो अगर मैं इसको 20,000 से डिवाइड कर दूं तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई। मुझे कहां तक जाना है? सो 2500 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ 2500 यूनिट्स। ठीक है, ये और ये क्लोजिंग स्टॉक की है, ऑब्वियस बात है। हाउ मच दी अमाउंट? ये वाला है। वाओ जबरदस्त, ₹85,875। इस क्वेश्चन में किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम? क्या ये बात समझ आई मेरी? आगे इस तरह की बहुत बातें होंगी।
इसलिए मैं शुरू में हर कोई किसी न किसी क्वेश्चन में इस तरह की बातें लेकर आ रहा हूँ कि भाई टोटल कॉस्ट तो हो जाए, आगे दिमाग चलाना है। यार ये टोटल कॉस्ट तो 2500 यूनिट की नहीं है, ये टोटल कॉस्ट तो 20,000 यूनिट की है, मुझे तो 2500 यूनिट के लिए जाना है। तो क्या करूँगा, 20,000 से डिवाइड करूँगा और 2500 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो जाके मेरा आंसर आएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? एनी प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाए यार। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ, स्टेप बाय स्टेप चीजें चल रही हैं। इससे पहले वाली हेडिंग का नाम पढ़ें जरा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। उससे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ये क्या था? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। डन। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हमने अभी एक क्वेश्चन से कैलकुलेट भी कर ली। अच्छा जी, अब है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक की जो कॉस्ट होगी वो, अगर तो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल की क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। और अगर मैं फिनिश गुड की स्टॉक की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब वो ट्रेडिंग बिजनेस है। बात समझ आ रही है? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है मैन्युफैक्चरिंग में ऑल दो तीन होता है, एक रॉ मटेरियल स्टॉक होता है, एक वर्क इन प्रोसेस स्टॉक होता है, और एक फिनिश गुड स्टॉक होता है। ठीक है, अच्छा जी। तो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के केस में और फिनिश गुड ट्रेडिंग बिजनेस के केस में, ये जो हमारे पास अनसोल्ड गुड्स होंगे एट ईयर एंड, साल के आखिर में कुछ यूनिट हमारे सेल नहीं होंगे, दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक। उन क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट की बात करें, उन क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट की बात करें। अब यहां पर ना दो मसले आते हैं। क्या दो मसले आते हैं? नंबर वन, इफ डिफरेंट आइटम एग्जिस्ट इन स्टॉक, अगर तो आपके स्टॉक में डिफरेंट आइटम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें, नहीं, हमारा बिजनेस शुरू में कौन सा था? केक का, केक का। तो केक के बिजनेस में हमने अपनी बेकरी बनाना चाहा, हमने कहा यार बेकरी में पिज़्ज़ा शीज़ा भी बनाते हैं, तो मान लें पिज़्ज़े की बात करते हैं, तो उसके इंग्रेडिएंट में फॉर एग्जांपल हमारे पास चिकन है, उसकी कोई ना कोई प्राइस होगी। क्या प्राइस होगी हम ये बात नहीं कर रहे, उसकी कोई ना कोई प्राइस होगी, ₹X उसकी प्राइस है। अनियन होंगे, उसकी अपनी प्राइस होगी। ठीक है, मेन इंग्रेडिएंट में चीज़ आ जाएगा, बस काफ़ी है, काफ़ी है। मुझे बताएं, मेरे स्टॉक में कुछ चिकन बच गया, साल ख़त्म हो गया और कुछ चिकन बच गया, क्या मैं वैल्यू लगा सकता हूँ कि कितनी कॉस्ट का चिकन बच गया? भाई जो उसकी कॉस्ट होगी, जितना बच गया होगा मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल चिकन कॉस्ट आ जाएगी। अनियन कितने बच गए होंगे? आइडेंटिफाई करना आसान या मुश्किल? आसान है भाई। पर यूनिट अनियन कितने का खरीदा था और कितने अनियन पड़े, मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल अनियन कॉस्ट आ जाएगी। चीज़ कितना पड़ा था, कैलकुलेशन हो जाएगी। इनकी कॉस्ट में, इनकी टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि डिफरेंट आइटम्स है। मसला कब आएगा? मसला कब आएगा? मसला सर यहां भी आएगा। मान लें हम फ्राइज बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? हमारी फ्राइज शॉप है और फ्राइज शॉप में हम फ्राइज बेचते हैं, आलू की चिप्स बेचते हैं। ठीक है जी, मसला ये है, अब चेक कीजिएगा मसला आता कि नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल हम जनवरी के महीने की बात करें और जनवरी के मंथ की हम बात कर रहे हैं। मैंने 1 जनवरी को, 1 जन को आलू खरीदा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 20 किलो आलू खरीदे एट द रेट ऑफ रुपीज़, क्या रखें, ₹50 पर केजी पे खरीदा। बात समझ आ रही है? क्लियर? 50 रुपये किलो आलू आजकल इतने के ही हैं, मैं तो खुद लेता हूँ, मुझे पता है रेट। सब्जियों के रेट सारे आप मेरे से पूछ सकते हैं, मुझे पता है।
फलों के सारे रेट हमसे पूछ सकते हैं, ग्रॉसरी के सारे, आटे चीनी सारे रेट मुझसे पूछ सकते हैं आप। अच्छा जी, पूछना लेना। मैंने कहा यू कैन आस्क, पूछ सकते हैं पर पूछना ना। अच्छा जी, नहीं पूछ भी लें, खैर कोई मसला नहीं है। 10 जनवरी को हमने 15 किलो आलू खरीदे और वो मुझे मिले ₹55 पर केजी। उसके बाद 15 जन को हमने 12 किलो आलू खरीदे एट द रेट ऑफ ₹58 पर केजी, ठीक है। और लास्ट 25 जन में हमने आलू खरीदे, कितने खरीदे आप, कितने खरीद लें, 25 किलो खरीद लेते हैं। अब ये ना कि ना कि क्वांटिटी कम हो रही तो मैंने कहा बढ़ा देता हूँ। 25 kg पोटैटो खरीदे एट द रेट ऑफ 65 48 ना, थोड़ी रियलिस्टिक बात कर, 58 से 48 पाकिस्तान है, ऐसा ना कर। इंक्रीज टाइम जंप ज्यादा, डिक्रीज टाइम 2 रुपए कम, दैट्स द रियलिटी, है ना। ऐसे होता है ना, इंक्रीज मतलब 10 रुपए 20 रुपए इंक्रीज, और डिक्रीज का मतलब 2 रुपए डिक्रीज। क्या ख्याल, पहले चीज 10 रुपए महंगी कर दो, 2 रुपए सस्ती करके, गुड न्यूज फॉर द पीपल, ऐसे करते हैं ना। बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं, ये मार्केट रेट है, ये मार्केट रेट है। माशाल्लाह आपने बड़ी बोरियां खरीदी हैं, 25 किलो आलू खरीदे हैं आपने, और आप क्या 25 किलो आलू खरीदो, बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट चाहिए मुझे। वो अगला ट्रक बेच रहा है पूरे के पूरे, और अब 25 kg में उसके बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट मांग, वो आपको एक्स्ट्रा इंशाल्लाह 5 आलू दे देगा। ठीक है, अच्छा भाई 60 कर लें, 60 चले 65 पर केजी कर लेते हैं। बात समझ आ रही है? ओके सर, ड्यूरिंग द मंथ, अच्छा टोटल केजी देखो कितना हो गया, केजी कितना जरा यार, कितना हो गया, 72 kg है। 70 भाई, भाई आप भी कॉस्ट पढ़ने आए हैं। हनी बी आई है, विद हनी बी नहीं है, उसके रिलेटिव है, रिलेटिव ऑफ हनी बी। यार दरवाज़ा खोल दो, उसने बाहर जाना है। अच्छा, रिलेटिव ऑफ हनी बी आई है, जन्नत में पहुंचा सकते हो इसको। अच्छा जी, हेलो बच्चों, टोटल केजी कितना हो गया, 72 kg। 72 kg कह सकता हूँ पूरे महीने खरीदा मैंने। अच्छा, इसमें से 50 किलो आलू हमने इस्तेमाल कर लिए। बच्चों कितने कर लिए, 50 किलो। पोटैटो यूज्ड कितने बच्चों, 50 किलो आलू इस्तेमाल कर लिए। सो हाउ मैनी आलूज, पोटैटोज लेफ्ट बिहाइंड, हाउ मैनी पोटैटो लेफ्ट बिहाइंड, 22 kg। कह सकता हूं 22 kg इज माई क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज द क्लोजिंग यूनिट्स। मुश्किल बात तो नहीं कर रहा, 22 kg क्लोजिंग यूनिट्स रहेगी। अब मुझे ये बताओ, जो मेरा एक गोडाउन होगा, मान लो एक कमरा है, उसमें आलू ही आलू होते हैं, दैट्स द आलूज फैमिलीज रूम। उस कमरे में जो 22 किलो आलू होंगे वो सारे मिक्सअप ही होंगे ना। ऐसा तो इतना तो एफिशिएंट नहीं हूं ना मैं कि मैंने ये वाले आलू के लिए साइड पे रखे होंगे, ये वाले आलू साइड पे। भाई मैं आलू खरीदता रहा, उस कमरे में फेंकता रहा, रखता रहा, आलू खरीदता रहा, उस कमरे में रखता रहा, आलू खरीदता रहा, उस कमरे में रखता रहा। एट द एंड जब महीना गुजर गया तो मेरे पास 22 किलो पड़े हुए। क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो ये 22 किलो आलू किस रेट वाले हैं? हाँ सर, अब मसला आया है, अब मसला आया। यहां पे तो मसला नहीं आया था, चिकन में मसला आया, अनियन चीज में मसला आया नहीं। डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, क्योंकि चिकन की प्राइस डिफरेंट होगी, अनियन की डिफरेंट होगी, चीज की डिफरेंट होगी, और अगर तीनों को मिक्स कर भी दो तो डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई है विच एवर इज अ चिकन और नॉट। मुश्किल है। जरा इन आलूओं में से 22 किलो आलू में से क्या मुझे 55 kg वाले आलू अलग कर सकते हो? 58 वाले, 65 वाले, 50 वाले? क्या ये आलू बोलेंगे हेलो भाई आई एम 65 kg पर
आई एम दी 58 वन, आई एम दी 55 वन। क्या ये आलू बोलेंगे आपसे? नहीं। इसका मतलब अब मसला होगा कि ये 22 केजी वाले जो आलू हैं, क्या ये 50 वाले, 55 वाले, 58 वाले, 68 वाले, क्या रेट लगाऊं? यूनिट्स तो हैं मेरे पास बच्चों, यूनिट्स तो हैं मेरे पास 22। अब मल्टीप्लाई बाय पर केजी रेट चाहिए। अब चारों में से क्या रेट लूं? चारों में से क्या रेट लूं? मसला आया। इस मसले के 3 हल होते हैं। कितने हल होते हैं? 3। हमारी किताब में 2 हैं और जेन्युइन होते भी 2 हैं। लाइफो मेथड ऑब्सलीट है, वो इतना रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन सम टाइम यूज होता था। लेकिन इस मसले के हल के 2 तरीके। कॉस्ट अकाउंटेंट ने कहा कि भाई आप इस मसले को 2 तरीकों से हल कर सकते हो। दैट इज इट 2 मेथड, दैट इज द फाइफो मेथड एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। फाइफो मेथड एंड एवको मेथड। अगर हम फाइफो मेथड से चलें, तो फाइफो मेथड कहता है जो आलू पहले आया वो पहले गया होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया पहले गया, बात लॉजिकल है। ये तो अभी खरीदा, ये स्टोर होने की कैपेसिटी रखता है, जल्दी खराब नहीं होगा। ये पहले खरीदा, इसको जल्दी इस्तेमाल करो, ये खराब ना हो जाए। बात लॉजिकल है फाइफो मेथड की। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि 22 केजी किस रेट पे कैलकुलेट करो, तो आप मुझे कह सकते हो सर ये 22 केजी 25 केजी में से बचा होगा। ये 22 केजी 25 केजी में से बचा होगा, क्योंकि फाइफो मेथड कहता है ये भी सेल हो गया होगा, ये भी सेल हो गया, ये भी सेल हो गया, लास्ट में से जो भी कुछ बचेगा वो आखिर में से बचेगा, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो आया वो तो चला गया होगा। ये जो 22 रह गए हैं, क्या ये 20 में से रह गए होंगे? वो तो चला गया। अब लास्ट में कितने केजी रह गए? 25। और 25 में से कितने बच गए? 22। इसका मतलब 22 25 वाले बच्चे होंगे, यानी कि 22 65 केजी वाले बच्चे होंगे। नहीं समझे? मुश्किल बात तो नहीं है। ओके, इसका मतलब अगर मैं इसकी कॉस्ट निकालूं तो आप ये कहेंगे सर 22 केजी एट द रेट ऑफ 65 पर केजी। 22 kg at the rate of 65 per kg. Sir, what's the cost, total cost? 1430 1430। ओके, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ गई। कोई प्रॉब्लम? ओके, कोई प्रॉब्लम? वेरी नाइस। अगर मैं ये करता, आगे समझा रहा हूं, आगे वैरायटी शुरू हो गई, मेन सवाल खत्म, आगे वैरायटी। अगर ये 22, ये फर्स्ट केस आ गया, ये ना होता, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं 30 केजी बच जाता, तो अब क्या रेट होता? बहुत अच्छे। अब 30 केजी बच गया, कितने बच गया? 30 केजी बच गया। फाइफो चल रहा है। इसका मतलब ये जो 30 केजी है, ऊपर वाले खत्म हो गए होंगे, ये जो 30 केजी बचा होगा लेटेस्ट बचा होगा। या अपनी आसानी के लिए फाइफो में जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा वो आपने रिवर्स चलना है, लेटेस्ट में से देखना है। ये जो 30 केजी बचा होगा, ये जो 30 केजी बचा होगा, इधर गया, 30 केजी बचा होगा, 25 सारे के सारे बच गए होंगे और 5 इसमें से बचा होगा। यानी कि इस 30 के 2 हिस्से करूंगा, इस 30 केजी के 2 हिस्से करूंगा। अच्छा, सबसे पहले 25 केजी तो 65 वाला बचा होगा और 5 केजी ऊपर में से 58 केजी में से बचा होगा। तो सर ये टोटल कॉस्ट बनेगी मल्टीप्लाई 290 और नीचे वाला 1625 और टोटल करते हैं अब इनका 1950 इज द टोटल कॉस्ट। अच्छा 1915 1915
ये आ जाएगी मेरे पास। यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्लियर? इस एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब जब हमारे पास सेम प्रोडक्ट आ जाए तो क्लोजिंग स्टॉक किस रेट वाला होगा, ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनेगी। इस हल के लिए दो मेथड है हमारे पास, या तो फाइफो से वैल्यूएशन करवा लेंगे या तो वेटेड एवरेज से। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है अगर सिमिलर स्टॉक एग्जिस्ट कर जाए स्टॉक में तो या तो फाइफो या तो एफको, ये हम मेथड यूज करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट को डिटरमिन करने में। और आपको मैंने एग्जाम्पल में फाइफो पीरियोडिक समझा दिया। ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको समझाई ये फाइफो पीरियोडिक के समझाई है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट चैप्टर 8 अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है आपने, सही है? ठीक है, अभी वो बात आनी थी इसलिए मैंने बताना नहीं था, अभी बता दूंगा थोड़ी देर बाद दोबारा। अच्छा जी सर, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब अगर डिफरेंट आइटम होंगे कोई मसला नहीं है, हर एक के यूनिट। अच्छा, इसमें क्या मसला नहीं होगा भाई? इसमें सिंपल ये होगा, चिकन के यूनिट्स होंगे और चिकन का रुपीस पर यूनिट गिवन होगा। सर गिवन होगा। अनियन के यूनिट्स गिवन होंगे और अनियन का सेपरेट रुपीस पर यूनिट गिवन होगा। मान लो मटीरियल एक्स से मटीरियल वाई, ये सेपरेट गिवन होगा, कोई टेंशन नहीं है। और जब ये वाला मसला आएगा, सिमिलर स्टॉक एग्जिस्ट करेगा विद डिफरेंट, और बोलो यार, विद डिफरेंट प्राइसेस, विद डिफरेंट रेट्स। ठीक है, विद डिफरेंट प्राइसेस, विद डिफरेंट रेट्स। सर तब 5 को जिंदा होगा। बात समझ आ रही है? और जब भी वो 5 को देगा तो ऑब्वियस बात है सिमिलर स्टॉक होगा। ठीक हो क्या? अच्छा जी, यहां तो कोई प्रॉब्लम? इस वाली एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम? ये वाली एग्जांपल मैं दोबारा आऊंगा क्योंकि ये जो एग्जांपल मैंने समझाई, इस एग्जांपल में मैंने एक पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। ठीक है, फाइफो पीरियोडिक का वो क्या है अभी आपको बताता हूं। आगे चलते हैं। इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम। ये जो हमने इन्वेंट्री जो हमारे पास बच जाएगी उस इन्वेंट्री को हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसको बिन कॉस्ट सिस्टम भी कहते हैं, बिन कॉस्ट सिस्टम भी कहते हैं, लेकिन खैर आई कैप ये नहीं पूछेगा। इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के ना दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? दो तरीके। इसको बिन कार्ड सिस्टम भी कहते हैं, बिन कार्ड सिस्टम, और ये हमारे पास पीरियोडिक सिस्टम हो गया, और एक हमारे पास परपेचुअल सिस्टम हो गया। परपेचुअल को बिन कार्ड सिस्टम कहते हैं। पीरियोडिक सिस्टम क्या है? पीरियोडिक सिस्टम ये कह लें कि सुस्त सिस्टम है। पीरियोडिक सिस्टम क्या है? सुस्त सिस्टम है। अब ये यूज नहीं होता। इस पीरियोडिक सिस्टम में हम करते हैं, अगर हम 1 मंथ की बात करें या 1 ईयर की बात करें, एक महीने में जो कुछ परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, या जो मटेरियल परचेज कर रहे हैं और जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, करते रहते हैं। और मान लें जनवरी का महीना है, 31 जनवरी में जाएंगे और स्टोर रूम का दरवाजा खोलेंगे और देखेंगे भाई कितने यूनिट्स बच गए। जितने यूनिट्स बचे होंगे वो क्लोजिंग यूनिट्स कहलाएंगे, और उनको एक रेट से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। वो रेट क्या होगा वो बात करते हैं। एक एग्जाम्पल तो खैर मैंने पहले ही करवा दी, बात समझ आइए। तो पीरियोडिक सिस्टम क्या होता है? हम यहाँ, और अगर एक साल की बात करें, साल के आखिर में जाएंगे, स्टॉक काउंट करेंगे, स्टॉक टेकिंग जिसको कहते हैं, स्टॉक काउंट करेंगे, भाई इतना स्टॉक अवेलेबल है, उसको नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएंगे, वहां से रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास आ जाएगी। यानी कि पीरियोडिक सिस्टम ये कब इस्तेमाल होता है? मंथ एंड में, नॉर्मली ईयर एंड में। बात समझ आ रही है? और ये फिजिकल स्टॉक टेकिंग होता है, फिजिकल चीजों को गिनते हैं। तो अंडर दिस सिस्टम क्लोजिंग स्टॉक इज डिटरमिन्ड बाय मीन ऑफ फिजिकल काउंट। फिजिकल काउंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, 1 मंथ के लिए करना चाहें या 1 ईयर के लिए करना चाहें। नो इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर इज यूज्ड।
हम खुद फिजिकल स्टॉक काउंट करते हैं जाके। बात समझ आ गई? और जो लेटेस्ट यूज होता है, अब सारे जो यूज करते हैं सर, सारे परपेचुअल यूज करते हैं। अब इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, हम रोज डेली बेसिस पर अपडेट रखते हैं अपने आप को। आज कितना परचेज किया, कितना यूज किया, फिर कितना परचेज किया, फिर कितना यूज किया, आज क्यों यूज कम हुआ, यूज ज्यादा हुआ तो वजह से हुआ। हम अपने आप को अपडेट रखते हैं ताकि बिजनेस की प्रोग्रेस को डेली बेसिस के ऊपर इवैल्यूएशन कर सके। बात समझ आ रही? फिर होता है परपेचुअल सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम इन्वेंट्री काउंटिंग इज kept up to date regularly by using accounting inventory recording softwares। हमारे पास इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। चैप्टर नंबर 1 के बाद चैप्टर नंबर 2 है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। उसके अंदर मैं आपको इन्वेंट्री कंट्रोलर के सॉफ्टवेयर बताऊंगा। हम ये सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से एक बेसिक सा सॉफ्टवेयर ERP है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये बेसिक्स है। और इस इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए 3 सॉफ्टवेयर तगड़े हैं जो सिर्फ इन्वेंट्री के लिए हैं। तो हम क्या करते हैं, परपेचुअल सिस्टम में ERP सॉफ्टवेयर की मदद से हम अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं। आज कितने यूनिट परचेज किए, मान लो आज मैंने 1000 यूनिट परचेज किए, कितने यूज हो गए, 70 यूज हो गए, तो क्लोजिंग आज कितना बच गया, 30 बच गया। यानी कि हम डेली बेसिस पर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हैं, डेली बेसिस पर। फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है हमें अपने डेली बेसिस की डिमांड पता चलती है, डेली बेसिस में यूजेज पता चलती है कि हमारी इंडस्ट्री मटेरियल यूज करती है। और अगर मैं ये ना रखूं, मैं ये ना करूं परपेचुअल स्टॉक, मैं ये ना करूं, मान लो नहीं करता, यार क्या डेली बेसिस पर करें, यार क्या करें, तो बहुत सारे मसले पैदा होना शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर बेसिक सा मसला बताता हूं आपको। आपने 100 यूनिट्स खरीदे, आप परपेचुअल सिस्टम फॉलो नहीं करे, आप कहते नहीं यार मैं पीरियोडिक से चलूंगा, तो मसले बताने लगा क्या होंगे। आपने 100 यूनिट खरीदे, 100 यूनिट खरीदने पे प्रोडक्शन में कितने इस्तेमाल हुए, बच कितने गए, 30। मेरी बात समझ आ रही है? बच कितने गए, 30। साइड पे लिख रहे हैं 30। सर 10 यूनिट ना इंप्लॉय ले गया, 10 यूनिट इंप्लॉय जेब में डाल के ले गया, पॉकेट में डाल के ले गया, कोई प्रोडक्ट होगी, कोई रॉ मटेरियल होगा, वो ले गया, अपने साथ ले गया। तो अब पीछे कितने रह गए, 20 रह गए। किसी को पता चलेगा कि 10 यूनिट इंप्लॉय ले गया, 100 खरीदे, 20 बच गए, तो यही समझा जाएगा 80 इस्तेमाल हुए हैं, 80 इस्तेमाल हुए। अब जब 80 इस्तेमाल होंगे, 80 इस्तेमाल होंगे, यूनिट ज्यादा बनने चाहिए, सेल ज्यादा होनी चाहिए, पर सेल कम होती है। भाई कम ही होनी थी, सेल तो 70 यूनिट्स की होगी, क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन प्रोसेस में कितने गए रॉ मटेरियल, एक्चुअल प्रोडक्शन तो 70 के हिसाब से हुई है, तो सेल भी 70 के हिसाब से होगी। पर हम समझे भाई 80 के हिसाब से यूनिट्स गए हैं, तो 80 के हिसाब से सेल ज्यादा होनी चाहिए। हम कहेंगे यार मटेरियल तो ज्यादा यूज हो रहा है, पर यूनिट कम क्यों बन रहे हैं। ये हमें बात पकड़ते पकड़ते साल गुजर जाएगा, तब तक तो एम्प्लॉय अच्छे खासे यूनिट ले चुका होगा। बात समझा पा रहा हूं मैं? तो बहुत देर हो चुकी होगी। इसका मतलब हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, सेल कम हो रही है, बिजनेस को लॉस होंगे या बिजनेस का प्रॉफिट कम हो जाएगा। और अगर मैं परपेचुअल सिस्टम से चल रहा हूं, सर कोई लेके तो जाए यूनिट घर, पकड़ आज ही पकड़ लूंगा, भाई 70 यूनिट यूज हुए, स्टॉक में 30 आने चाहिए, ये 20 क्यों आ रहे हैं, 10 कहां गए। सर अगले दिन ही बुला लूंगा सारों को, अगले दिन ही बुला लूंगा, फौरन से इवैल्यूएशन हो रही। ये फायदा है परपेचुअल सिस्टम का, ताकि कोई गड़बड़ करना चाहे ना कर सके, कोई मटेरियल को दाएं बाएं करना चाहे वो ना कर पाए, करेगा तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि हम डेली बेसिस के ऊपर चेक कर रहे हैं। डेली बेसिस पर इसको कहते हैं डेली बेसिस पर इन्वेंट्री ऑडिट। ये परपेचुअल सिस्टम क्या है, ये इन्वेंट्री का ऑडिट है डेली बेसिस पर, बाय यूजिंग द इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर्स। अक्सर आपने देखा होगा फार्मेसी गए होंगे और आपके यार ये मेडिसिन है, वो सिस्टम में मेडिसिन चेक करता है, कहता है सर पड़ी हुई है, हमने कहा दे दो,
वो कहता है यार ये मेडिसिन ला, एम्प्लॉय कहता है भाई मेडिसिन ले आए, वो कहता है सर मेडिसिन नहीं पड़ी हुई। वो क्या कहता है, मेडिसिन नहीं पड़ी। पर मैं कहता हूं पड़ी हुई हैं, 2 डब्बियां शो हो रही हैं मुझे, 2 बॉक्सेस शो हो रहे हैं, 2 डब्बियां शो हो रही हैं, 2 डब्बियां पड़ी हुई हैं, देख उधर ही होंगी। अब चेक करें, फिजिकली कह रहा है नहीं पड़ी हुई, पर देखिए ये इन्वेंट्री सिस्टम का कमाल है, वो कह रहा है 2 पड़ी हैं, ढूंढ, नजरों में नहीं आ रही। वो थोड़ा सा ढूंढता है, उसको मिल जाती है, ओ सर वो पिछली डब्बियों के पीछे वो डब्बियां 2 छुपी हुई थी, मुझे मिल गई। अब अगर ये ना होता तो कस्टमर तो चला जाता है, भाई हमारे पास नहीं है। और जब वो 2 डब्बियां रह गई थी, अब इससे मुझे क्या अंदाजा हो रहा है, यार वो 2 डब्बी में से 1 डब्बी कस्टमर ले गया, 1 डब्बी रह गई, ये स्टॉक मेरे पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मुझे इसका ऑर्डर दे देना चाहिए, मुझे इसको मंगवा लेना चाहिए, ताकि अगर और कस्टमर आ जाए तो स्टॉक आउट होने की वजह से मेरी सेल ना रुके। तो ये फायदा है परपेचुअल सिस्टम का। डन बच्चों? तो परपेचुअल सिस्टम में हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करके अपनी इन्वेंट्री को डेली बेसिस के ऊपर क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। डन बच्चों? चले, हमारे सिलेबस में पीरियोडिक नहीं है, पीरियोडिक नहीं है। परपेचुअल सिस्टम, पीरियोडिक सिस्टम दोनों के समय लगे क्या होते हैं? अच्छा, ये जो मैंने आपको एग्जांपल समझाई, ये एग्जांपल मैंने आपको समझाई पीरियोडिक, और बोलो यार पीरियोडिक FIFO से। मैंने क्या किया, मैं डेली बेसिस पर सेल परचेस करता रहा, डेली बेसिस पर सेल यूज कैलकुलेट करता रहा, या मैंने महीने के एंड में टोटल परचेज और टोटल यूजेज को माइनस करके क्लोजिंग निकाल लिया? क्या मैं डेली बेसिस पर चला या महीने के एंड पे चला? अगर मैं महीने के एंड पे चला हूं, क्या मैंने परपेचुअल सिस्टम फाइंड किया होगा या पीरियोडिक? पीरियोडिक किया होगा, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं दिस इज द एग्जांपल ऑफ FIFO पीरियोडिक। पीरियोडिक FIFO आता है आप लोगों को? पीरियोडिक FIFO, पीरियोडिक FIFO भी आता है। तो फिर मैं वो पीरियोडिक FIFO, ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं आने नहीं है, परपेचुअल ही आना है, क्योंकि लेटेस्ट अकाउंटिंग परपेचुअल के साथ चलती है, मैंने आपको बता दिया। फिजिकल को आपको यूज नहीं करता, ठीक है जी। अब सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, और अब तो AI का दौर आ गया, अब तो और ही लुट मच जनी है। सही है जी। अच्छा, पीरियोडिक FIFO डन बच्चों, जैसे एग्जांपल समझाने के लिए था। क्या पता आप लोगों को, या मैं करवा दूं? आता है, वो जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, कोई बच्चा कह रहा है तो मैं करवा देता हूं पीरियोडिक FIFO, करवा दो। ये असल में आने नहीं है, पीरियोडिक हमारे सिलेबस में नहीं है, ये नहीं आता। आप पास पेपर में देखेंगे एक भी सवाल पीरियोडिक का नहीं है, ये नहीं आता, ठीक है। सिर्फ रिवीजन के लिए करवा रहा हूँ। जल्दी से पीरियोडिक FIFO कर लेते हैं। ये शुरू में थोड़ी थोड़ी ख्वाहिशात आपकी पूरी कर रहा हूँ, एट द एंड हम से सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू पे रहेंगे ताकि कोर्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ठीक है, पीरियोडिक FIFO वेटेड एवरेज कॉस्ट होती है। वेटेड एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे आती है? हाँ हाँ हाँ, कैसे कैसे? हाँ हाँ बोलो, सही बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो। वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे आएगी? एक बच्चा भी क्लियर नहीं बता रहा। एफ को कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब नामों से परेशान होते हैं, मैंने देखा है। रेट फाइंड करना, ओह यार, वेटेड कॉस्ट करनी है ना, वेटेड एवरेज कॉस्ट। छोड़े मारे गोली सारों को यार। भाई QM पढ़ी है, QM स्टैट पढ़ी है, चैप्टर 8 पढ़ा है, वेटेड मीन पढ़ा है। सर ये वेटेड मीन है, ये वेटेड मीन। अब वेटेड मीन कैसे आएगा? बड़ा आसान, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, यही तो वेटेड एवरेज कॉस्ट है, यही वेटेड मीन है, यही वेटेड एवरेज कॉस्ट है। पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट। पर कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल कॉस्ट
डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट होती है। अब यहां से टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो सकती है, इन चारों को मल्टीप्लाई करें तो यहां से टोटल कॉस्ट आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 72 करूंगा तो ये वेटेड एवरेज कॉस्ट आ जाएगा, पर यूनिट रेट आ जाएगा मेरे। सिंपल था, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, चीजों को आसान रखा करें। अच्छा अब बताइए, आसान लगा या मुश्किल लगा? आप पता नहीं किताबों वाले फॉर्मूले में घूम जाते हैं, वो वेटेड एवरेज था, पता नहीं हम वो रेट कैलकुलेट करेंगे। ये वेटेड मीन है, सिंपल सी बात है। वेटेड कॉस्ट यानी कि जो कॉस्ट है उसका एवरेज ले लेना आप लोगों ने, ठीक। तो एवरेज कैसे लेंगे? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज, ऐसे ही आता है एवरेज। एवरेज को मीन कहते हैं, पक्की बात है। एवरेज का मतलब मीन, मीन का मतलब एवरेज। जैसे कि यू आर सो मीन, हैं, यू आर सो मीन, अल्लाह अकबर। आपके सर वी आर थाउजेंड्स मीन। चलो चलो जल्दी जल्दी करो यार, एक तो दिल लगा के बैठ जाते हो यार। टोटल कॉस्ट आ गई, आंसर भी आ गया, वाह बड़ी स्पीड है मिस आपकी। भाई पहले वाले की टोटल कॉस्ट बताएं जल्दी जल्दी। 20 इंटू 50, 15 इंटू 55, 12 इंटू 58, 696, और 25 इंटू 65, 1625। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट चारों की? 4146। एंड व्हाट इज द टोटल यूनिट परचेज्ड? बस 72 आ गया। ये वाला जो रेट होगा ये बैलेंसिंग होगा। 4146 डिवाइडेड बाय 72 करूंगा तो ये बैलेंसिंग रेट आएगा। दिस इज द वेटेड एवरेज रेट। कुछ नजूमी ये भी करते हैं, बताऊं क्या करते हैं? वो कहते हैं अच्छा वेटेड एवरेज रेट लेना है, कहते हैं सर क्या कर रहे हैं आप सर, आपको हम शॉर्टकट बताते हैं सर। हमको हाँ शॉर्टकट, वाह वाह बताओ शॉर्टकट। सर देखो मीन ये होता है, सम, इंग्लिश में बात करेगा अगली मेरे से, इंग्लिश में बात करेगा, जज्बाती हो गया सर। सम ऑफ ऑल द नंबर्स, सम ऑफ ऑल द नंबर या सम ऑफ ऑल द वैल्यूज एंड डिवाइडेड बाय इट्स नंबर, एंड डिवाइडेड बाय इट्स नंबर, यानी कि सारे नंबरों को जमा करो और उतने पे डिवाइड कर दो। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। उसने कहा सर ये देखें, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप, ये देखें रेट का एवरेज लेना है सर, ये देखें 4 रेट, इन्हीं चारों को जमा करें और 4 पे डिवाइड कर दें तो गलत रेट आएगा, तो गलत रेट आएगा। बात समझ आ रही है? हाँ ऐसा नहीं करना। किसी साइंसदान के ज़हन में यह बात आ सकती है ना, तो सर आप लोगों ने ऐसा नहीं करना सर। बात समझ आ रही है? अच्छा जी, तो ये नहीं करना हमने। तो हम क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। तो आंसर इज, हाँ ये वाला जो आंसर होगा दिस इज द वेटेड एवरेज रेट। कितना आया? 57.58। और क्लोजिंग स्टॉक कितना आया? 22। तो 22 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 57.58 से। सर दिस इज माय आंसर। क्या हुआ? कहाँ पे? चलो लिख लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, मेरे पास इरेजर मौजूद है मेरे पास। क्या हुआ? ऐड करना नहीं, मैं ज़रा पुराना वाला उड़ा दूँ ना, यहाँ से कन्फ्यूजन ना हो करिए तो। ठीक है जी, वो उसको रहने दें। एफ के पीरियोडिक। अच्छा 4146 नहीं है, आप ये कह रहे हो? अच्छा 1625 है। अच्छा ये 1625 है ना, और ये 4146 सही है। अच्छा ले, इसकी कौन सी टेंशन है यार। और ये 57.58 सही है। बस ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। तो ये मेरे पास 57.58 क्या आ गया बच्चों? ये एफ को रेट आ गया। दिस इज द वेटेड एवरेज रेट। 4146 को डिवाइड किया 72 टोटल यूनिट से। ओके, और क्लोजिंग यूनिट्स कितने हैं वो हमने कैलकुलेट किए थे 22 kg। तो अब टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगी? 22 मल्टीप्लाई बाय 57.58 एंड द आंसर इज 12। बस पॉइंट को रहने दें, टोटल में पॉइंट नहीं लिखते। 1266 काफ़ी है, 1266 लिख लें, 1267 लिख लें, ये मेरा आंसर होगा। दिस इज द पीरियोडिक एफ को। एनी प्रॉब्लम? ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था, हमें नहीं चाहिए था।
आगे चलें, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो यार। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने किसके ऊपर फोकस करना है, पीरियोडिक के ऊपर या परपेचुअल के ऊपर? सर एग्जाम में परपेचुअल आएगा, परपेचुअल। अब ये करेंगे, डन। चलें, पहला क्वेश्चन मैं करवाता हूं, दूसरा आप कर लीजिएगा, डन। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा यहां पे सॉल्व करवा दूं या बोर्ड पे? वहां से समझ नहीं आती? हाँ आ जाती है। आप लोगों ने ये वाला टॉपिक इंट्रो में पढ़ा हुआ है, सही है? मुझे नहीं पता कैसे पढ़ा हुआ है, पर मैं आपको हिंट देता हूँ आप लोगों ने कैसे पढ़ा होगा ये वाला टॉपिक जब आप लोगों ने FIFO का कंट्रोल अकाउंट बनाएगा। ये इसको कहते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल अकाउंट। क्या कहते हैं? इन्वेंट्री कंट्रोल। ये इन्वेंट्री कंट्रोल होती है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है 1 जनवरी कंपनी हैड ओपनिंग इन्वेंट्री 100 यूनिट। 100 यूनिट मेरे पास ओपनिंग में पड़े हमें। और यार आप कुछ पूछना चाह रहे थे, मैंने तब आपका क्वेश्चन लिया नहीं। अच्छा 165। अच्छा ओपनिंग इन्वेंट्री 100 पड़े हुए हैं पहले ही मेरे पास, और एक यूनिट कितने का है? 50 का। अच्छा परपेचुअल की निशानी ये होगी, यहाँ पे ना डेट्स चल रही होती हैं कि इस डेट को ये हुआ, इस डेट को ये हुआ। डेट्स का मतलब यही है कि उस दिन जाके देखें क्या हुआ। 5 अप्रैल को 30 यूनिट परचेज किए। क्या चल रही मेरे पास? परचेज चल रही। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लूँ जरा यार। 5 यूनिट का क्या चल रहा है? परचेज चल रहा है। और नीचे क्या चल रहा है? यूनिट सोल्ड है। डन बच्चों? चलो, और ये हमारे पास आगे ओपनिंग इन्वेंट्री 100 यूनिट की है और 1 यूनिट 50 का है, ठीक है जी। 5 अप्रैल को 300 यूनिट खरीदे 60 वाले, और ये जनवरी का है, इसका मतलब पूरा साल चल रहा है। अप्रैल के बाद आता है मई, ये जुलाई है, तो मई में देखें क्या हुआ, तो मई में सेल हुआ। बात समझ आ रही है? तो हम इस तरह से मूव करेंगे, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास परचेज आ रहा है और सेल आ रहा है। अगर परचेज और सेल है, अगर परचेज और सेल है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या ट्रेडिंग बिजनेस? ट्रेडिंग बिजनेस भाई। सेल परचेज ट्रेडिंग बिजनेस में होगा ना, मैन्युफैक्चरिंग में परचेज होगा, होगा रॉ मटेरियल परचेज होगा, पर सेल नहीं होगा। वहां पे यूनिट इशूड होंगे, मटेरियल इशूड होगा प्रोडक्शन के लिए। वहां पे थोड़ी सी कहानी बदल जाएगी। पहले मैं रफ कॉलम बना रहा हूं, आप लोगों ने कुछ इस तरह से बनाया होगा मुझे लगता है। यहां पे परचेज होगा, परचेज के 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट, पैसे। फिर सेल होगा, इसके भी 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट, पैसे। फिर बैलेंस, इसके भी 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट और पैसे। ऐसे बनाया, 3 कॉलम बनाया, ऐसे बनाया। किसी ने इसके अलावा किसी तरीके से किया हो? तकरीबन ऐसे था? नहीं, ऐसे ही था। हम नहीं ऐसे करेंगे, मैं ये सुनना था, पर हम नहीं ऐसे करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे। हम जिंदगी आसान रखेंगे। हम क्या करेंगे? जिंदगी आसान रखेंगे। मैं आपको सिर्फ ये वाला कॉलम बनाऊंगा, बस। हम सिर्फ ये कॉलम लेंगे, मैं ना ये बनाऊंगा ना ये बनाऊंगा, 2 कॉलम उड़ा दूंगा, सिर्फ ये बनाऊंगा। डन? हम सिर्फ बैलेंस वाले कॉलम से चलेंगे, इससे जिंदगी आसान चलेगी। आपकी मुश्किल हो जाएगी? नहीं होगी। मैं होने ही नहीं दूंगा मिक्स। मैं यहाँ पे किस में हूँ फिर? मिस आप भी 3 कलर के बॉल पेन ले लें। और हाँ, बॉल पेन से याद आया, आप लोगों ने ब्लैक कलर का बॉल पेन रखना। मेरे पास डिफरेंट कलर में इसलिए यूज करता हूँ ताकि आपको बात अच्छे से समझ लगे। सेम कलर से ना मोनोटोनस हो जाती है, आपको पता नहीं चलता कि इंपॉर्टेंट वाली बात कहाँ पर है और कॉमन बात कहाँ पर।
इसलिए मुझे डिफरेंट कलर यूज़ करने। अभी तो ग्रीन नहीं है, मैंने ग्रीन मंगवाना है। अभी तो अगर लेंथी सवाल आने थे, इंशाल्लाह कलरफुल सवाल। ओके सर, सवाल रेज ना करना, इतना प्यारा लग रहा है। ठीक है जी, समझ आया ना? पर डेकोरेशन बड़ी ज़बरदस्त हुई है। अच्छा जी, तो हमने कितने कॉलम बनाने थे? एक कॉलम बना, वो मुझे भी भूल जाना था, आपने ज़्यादा जोर दिया। अच्छा, और हम बैलेंस के 3 कॉलम बनाएंगे, बैलेंस के 3 कॉलम बनाएंगे। तो बैलेंस ना कर लें पहले, बैलेंस। सर बैलेंस के हम 3 कॉलम बनाएंगे। एक में आएगी हमारी क्वांटिटी और एक में आएगा हमारा रेट और एक में आएंगे हमारे हैं क्या आएंगे? पैसे। पैसे आएंगे हमारे। यार पैसों की जगह आप अमाउंट भी लिख लें तो मुझे टेंशन नहीं है। अगर ये मैं उधर होता ना तो मैं मिनट में लगा लेती थी लाइन। अगली लाइन खुद ही लगा लेंगे। ओह, ये ज्यादा सही लग गई। खुद ही लगा लेते हैं, ठीक है जी। ये एक कॉलम ये हो गया और बस एक हम रखेंगे डिस्क्रिप्शन का कॉलम। जैसे मैं कह रहा हूं आप लोगों ने वैसे ही करना है। बात समझ आ रही बच्चों? अगर आप अपने वाले तरीके से करना चाहिए, मुझे इशू नहीं है, पर ये देखिएगा ये बहुत आसान है। सही है, ओके। अच्छा, तो सर यहां पे हम लिखेंगे डेट, यहां पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन और यहां पे रखेंगे हम बैलेंस। बात समझ आ रही है बच्चों? ला, इसमें समझने वाली बात ही कौन सी है? बहुत अच्छी बात है, मैंने भी कुछ समझाया ही नहीं है। कहते यस सर समझ आ गई। चलें जनाब, सबसे पहले क्या है? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक 1 जन है और क्या लिख दूंगा यहाँ पे? ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, अगर मैं कुछ शॉर्टकट लिखूंगा ना तो आप लोगों ने बच्चों पूरे पूरे लफ्ज लिखने हैं, क्योंकि मुझे तो पता होगा शॉर्टकट का मतलब क्या है। आप लोग जो शॉर्टकट लिखोगे ना और बाद में आप लोग जब रिवीजन करोगे तो इंशाल्लाह पता नहीं चलना आपने शॉर्टकट में लिखा क्या था। सही है, तो आप लोग क्या करोगे? पूरे पूरे लफ्ज लिखोगे। ओपनिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स हैं हमारे पास? 100 यूनिट्स है। तो यहां पर क्वांटिटी में कितने आ गए बच्चों? रेट 50, आंसर 5000। कोई प्रॉब्लम बच्चों? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे अमाउंट भी लिख सकते हो और पैसे भी लिख सकते हो, दोनों चीजें लिख सकते हो। और अमाउंट इन रुपीस चल रहा है हमारे पास। उसके बाद जन के बाद क्या हुआ? 5 अप्रैल 30 यूनिट परचेज किए, 60 वाले। डन। अब देखना मैं किस तरह से लिखने लगा हूं। 5 अप्रैल है, सब 5 अप्रैल आ गया और यहां पे क्या लिखूंगा डिस्क्रिप्शन में? परचेज। कितने यूनिट परचेज किए? 300। रेट हाँ 60, आंसर इज 18,000। यहां पे लिख लिया। डन। हम सब कुछ बैलेंस में लिख रहे हैं, ठीक है? कोई परेशानी नहीं? वेल डन। अप्रैल के बाद क्या आया? मई। मई में 200 यूनिट बेच दिए, टोटल 800 बेची है, लेकिन मई में 200 यूनिट बेच दिया। इसका मतलब 9 मई को सेल हुई है। यार ये चल जाएगा, ओह चल रहा है। 9 मई को सेल हुई है। सेल हम लाल से करेंगे। जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज। थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, कर लोगे? अगर आपको लगेगा कि आप दिमाग इस्तेमाल करने में सुस्त हैं तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं 200 यूनिट बेच रहा हूं, लिख सकते हो, वरना यहां से आपको नजर आ ही जाएगा कि 200 यूनिट बेच रहा हूं। ये 200 यूनिट बेच रहे हैं। अब रुक जाओ जरा, ब्रेकें लगानी है। हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कॉस्ट ऑफ यूनिट इशूड ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में यूनिट इशू कितने किए? इन्वेंट्री इन हैंड। इन्वेंट्री इन हैंड का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री का दूसरा नाम है। क्लोजिंग इन्वेंट्री को इन्वेंट्री इन हैंड कहते हैं। वो कैलकुलेट करनी है किस तरीके से? और एफको से। तो पहले कौन से मेथड कर लें? FIFO कर लेते हैं।
तो हम FIFO कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा FIFO मेथड चलेगा। अब खुद सोचो, यहां पे 200 लिख लिया, ना भी लिखो तो कोई टेंशन नहीं है, अगर मेरे कैलकुलेशन भी मुझे कंट्रोल है, नहीं कंट्रोल तो 200 लिख लो। पर इस 200 को देखो, 200 केगा पहले ये 100 यहां से जाएंगे, फिर 100 यहां से जाएंगे। समझा पा रहा हूं? ओके, तो भाई 100 जाएगा 50 वाला और 100 जाएगा 60 वाला। पक्की बात है, मुश्किल बात तो नहीं है। कितना चले गया? 5000। और यहां से कितना चले गया? 6000। समझ आ रही है? FIFO में जैसे आपने सेल लिख लेना ना, उसके बाद बैलेंस करना है। लॉजिक है ना यार? इतना माल पड़ा हुआ था, इतना निकल गया, देख तो लो कितना बच गया। तो बैलेंस कब करेंगे? सेल के बाद बैलेंस करेंगे। तो भाई सेल आ गई, बैलेंस कर लो। बैलेंस 400 पड़े, 200 निकल गए, पीछे कौन से रह गए? 200। 200 कौन से वाले रह गए होंगे? 60 वाले रहेंगे। आंसर इज, ये तो आपको आता ही होगा। मैं टाइम ही जाया कर रहा हूं, मुझे लग रहा है ना? ना सर, कलरफुल लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, आगे चलते हैं। भाई मई के बाद क्या आएगा? जून। जून में ना परचेज हुई ना सेल हुई, तो जून तो एग्जम्प्ट हो गया। जुलाई, जुलाई में फटा बढ़ गया 1425, वो भी देख लेना। तो पहले 14 जुलाई आएगा ना, 500 यूनिट 70 के हिसाब से खरीदे। आए जरा, अब स्पीडी हो जाए यार थोड़ा सा। परचेज कब की? 14 जुलाई। परचेज कितने यूनिट्स? रेट 35,000। ओके, उसके बाद 25 जुलाई को 200 यूनिट बेच दिया। 25 जुलाई सेल हो गए कितने? 200। यहां पे लिख लो, फिर इसको तसल्ली से देखो। तो ये 200 तो ये वाले जाएंगे, समझा पा रहा हूं? ये 200 तो ये वाले जाएंगे, तो ठीक है भेज दो इनको। 200 अल्लाह हाफिज। 12,000 अल्लाह हाफिज हो जाओ तुम। पीछे 35 रह गए होंगे। कोई मसला? सेल हो गई, बैलेंस करो फिर। तो ये निकल गए, 570 वाले रह गए होंगे, 35,000 रह गया होगा। दिस इज माई बैलेंस। उसके बाद क्या हुआ? 22 अक्टूबर को 200 यूनिट 80 वाले खरीदे। 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर परचेज किया। कितने वाले? 200 यूनिट। कितने वाले? 80 वाले। 16,000 आ गया। और 22 अक्टूबर के बाद 23 नवंबर को 200 बेचे, फिर 12 दिसंबर को भी 200 बेच दिए। 2 सेल आ गई, 2 सेल्स आ गई। बात समझ आ रही मेरी? 23 नवंबर की पहली सेल जाएगी। कितने यूनिट से? 200। यहां पे उन्होंने लिख लिया। 200 फिर 500 में से जाएंगे। प्लीज 200 कहां से जाएंगे? 500 में जाएंगे। अब यहां से 2 तरीके हैं। अगर तो कैलकुलेशन में कंट्रोल है तो डायरेक्ट कर लो, नहीं कंट्रोल तो बैलेंस के साथ कर लो, ये आपकी मर्जी होगी, कोई टेंशन नहीं एग्जामिनर को। 200 कहां से जाएंगे? 500 में से चलेंगे, यानी कि 270 वाले जाएंगे। 14,000 चले गए। अगली सेल कब हुई? अगली सेल कब हुई? 12 दिसंबर को। ये 12 दिसंबर को 200 यूनिट सेल होगी। तो 12 दिसंबर सेल हो गई 200 यूनिट। अब जब यहां से 200 निकल गए होंगे तो इधर 300 रह गए होंगे, फिर उन 300 में से भी 200 यहीं से जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो लिख लो। तो ये 200 कहां से चले गए बच्चों? 70 वाले। ये भी 70 वाले गए बस। सो 14,000 यहां से माइनस कर दूंगा।
आंसर बताएं। क्या 23,000? ओके, सो 23,000 इज माई आंसर। ये कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ गई, और यहां से क्लोजिंग यूनिट्स कितने बच गए? 300 बच गए। क्या यहां पे मैं 300 लिख दूं? बहुत अच्छे यार, छा गए हैं सर। 500 में से 400 गया है, इसमें से 100 बच गया है सर। 100 यहां से बचा 70 वाला, और 280 वाला बच्चा है। बात समझ आ रही है? 280 वाले बच्चे, और ये मिलकर 23,000 टोटल बना होगा। ये मिलकर 23,000 बना होगा। और अगर आपको इस तरफ से नहीं आ रहा तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सो 7,000 आ गया, 16,000 आ गया, और बनना तो 23,000। ये जो मर्जी कर लो। तो क्लोजिंग स्टॉक 300 यूनिट बच गए, हैविंग द कॉस्ट 23,000। यहां तो कोई प्रॉब्लम? अब छोटी सी कैलकुलेशंस हैं, वो जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है? अच्छा, यहां पे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी है, ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी है सवाल में? 5,000। प्लस परचेजेस अगर ऐड करूं, परचेजेस की कॉस्ट बताएं कितनी है? परचेजेस की, ब्लैक वालों को देखो, ब्लैक वाले परचेजेस सर, ब्लैक वाली परचेजेस हैं 18,000, 35,000, 16,000। ये परचेजेस है। कितना? 69,000। 69,000। बात समझ आ रही है मेरी? माइनस कर दो इसमें से क्लोजिंग स्टॉक। कितना आंसर है? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? ये मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना रहा हूं, 23,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? सेल और परचेज चल रही है ना। आंसर बताएं क्या आया? हाँ, 51,000। इस 51,000 का नाम क्या है? वेल डन सर। ये सेल है, ये कॉस्ट ऑफ सेल है। दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल, दिस इज द कॉस्ट ऑफ सेल, ये कॉस्ट ऑफ सेल। और अगर यही कॉस्ट ऑफ सेल मुझे इन्वेंट्री लेजर में से देखनी है, कंट्रोल इन्वेंट्री कंट्रोल में से देखनी है, तो कैसे देखूंगा सर? लाल वाली सेल है कॉस्ट ऑफ सेल, लाल वाली सारी कॉस्ट ऑफ सेल। लाल वाली सारी को जमा करें 51,000 बनता है। 51,000 बनता है। 5,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000 प्लस 14,000 प्लस 14,000, आंसर इज 51,000। मैच कर गया? मैच कर गया। हमने सिंगल कॉलम से सारा बनाया, 3 कॉलम से नहीं बनाया। अब आसान या मुश्किल? आसान था कि मुश्किल था? कंट्रोल हो गया? मसला तो नहीं है कि कौन से कहाँ जाएगा। हाँ, हम ऐसे करेंगे, ये आसान है, ठीक है? नोट कर लो, फिर जल्दी से एफ को से फड़काते हैं इसको। फिर ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे इससे नेक्स्ट वाला। और आप लोगों ने तो इसके अंदर एडजस्टमेंट भी सीखी होंगी ना। अगर परचेज रिटर्न आ जाए, सेल रिटर्न आ जाए, ड्राइंग्स आ जाएं, या गुड्स थेफ्ट हो जाएं, नहीं जर्नल एंट्री तो हम करेंगे, लेकिन इस लेजर में एडजस्ट करने आती है कि सेल रिटर्न हो जाए तो क्या करेंगे, परचेज रिटर्न हो जाए तो क्या करेंगे। अच्छा, एक सिंपल सा इसका रूल बताऊं, आसान सा। जो चीजें आ रही होंगी, जो चीजें आ रही होंगी, यानी कि मटेरियल आ रहा है तो ऐड कर दो, ऐड कर दो, तो इसमें हम ऐड कर देंगे। मटेरियल जा रहा है, चीजें आ रही हैं, चीजें मटेरियल आ रहा है, ऐड कर देंगे। चीजें
जा रही हैं, मटेरियल जा रहा है तो लेस कर देंगे। बात समझ आइए, ये कॉन्सेप्ट याद रख लो। आगे जो मर्जी दे दे, मान लो ड्राइंग्स दे देता है, वो कहते हैं 200 की ड्राइंग्स हुई हैं, ड्राइंग्स आ रही है जा रही हैं, ऐड करूं माइनस करूं, माइनस कर दूंगा। यहां पे जैसे 200 सेल को माइनस करता हूं, भाई 200 ड्राइंग्स को माइनस कर दूंगा। मुश्किल बात है यार, 50 चीजें चोरी हो गई, आ रही हैं जा रही हैं, माइनस कर दूंगा। सेल रिटर्न आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं, ऐड कर दूंगा, और उसी पे ऐड करूंगा जिस पे गई थी। उसने मुझसे 50 रुपए की खरीदी, सेल भी 50 की लूंगा वापिस। ऐसा तो नहीं होगा एक मिस्टर ए है, वो 50 रुपए की मुझसे चीजें लेकर गया, आगे महंगाई ज्यादा हो गई, लास्ट सेल मेरी 60 की हुई और वो चीजें वापस करने आया। उसने कहा भाई देखो अब का रेट 60 चल रहा है ना, तो तुम मुझे 60 के हिसाब से वापस करो। वो 2 रख के लगाएगा, वो भाई जिस रेट पे खरीदी हैं उसी रेट पे वापस होंगी। परचेज क्या होंगी? ऐड, क्योंकि परचेज से चीजें आ रही हैं, और अगर परचेज रिटर्न हो जाए तो जा रही हैं तो माइनस कर दूंगा। क्या मसला है इसमें यार? मसला आपको आएगा रेट का, यहां पे आप लोग फोत होंगे सिर्फ, सही। और बचेंगे कैसे? बस जिस रेट पे ट्रांजैक्शन हुई है उसी रेट पे वापसी होगी। और अगर कोई कुछ नहीं पता तो लेटेस्ट रेट यूज करेंगे, जो लेटेस्ट रेट होगा। ये कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। कोई मसला इसमें बच्चों? अच्छा, एफ को से वेटेड एवरेज से करवा दूं? ओके, ये करवा देता हूं, क्योंकि ये वाला नया वाला तरीका, तो एक सवाल मेरे से करवा लें ताकि आपको ना पैटर्न पता चल जाए। ठीक है जी, सब कुछ रिमेन सेम है, ठीक है। तो बस मसला आएगा यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा। आप लोग एक नया पेज बना लो अपने लिए, ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। वेटेड एवरेज, नया पेज ओपन करेंगे और हेडिंग लिखेंगे वेटेड एवरेज। इस बार लैपटॉप कुछ ज़्यादा ही सो गया, चौक जो लैपटॉप भाई, चौक जो। जब आप सीए करेंगे तो आप यहाँ जाएंगे, और नहीं करेंगे तो यहाँ से यहाँ जाएंगे वो नहीं, नीचे यहाँ तक, सही है। तो सीए कर लें मेरे ख्याल से, ठीक है जी। वेटेड एवरेज कॉस्ट, क्वेश्चन नंबर 4 एफ को से करने लगे हम। जनाब ओपनिंग स्टॉक परचेजेस आ गया। अब एफको का रूल सुन लें, जब भी 2 डिफरेंट रेट इकट्ठे हो जाएंगे आपको एवरेज की जरूरत पड़ेगी। मेरी बात समझ आ रही? फाइफो में 2 डिफरेंट रेट की टेंशन तो नहीं था ना, पहले ये वाला फिर ये वाला। जब भी 2 डिफरेंट रेट इकट्ठे हो जाएंगे, अब 2 रेट में लड़ाई हो गई, सुलह कैसे करवाएंगे? एवरेज करवा के। वेल डन। तो मैं 50 और 60 दोनों को जमा करूंगा, 2 पे डिवाइड कर दूंगा। नहीं सर ऐसे नहीं, हाँ जी सर, कॉस्ट से चलेंगे। तो जब भी हमारे पास सेल, एफको में क्या होगा, जब भी आपके पास सेल आ जाएगी तो सेल से पहले आप क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। सेल से पहले क्या करेंगे आप लोग? बैलेंस करेंगे। अच्छा जी, तो बैलेंस कर लेते हैं यार। अच्छा, ये काम ना एक क्वेश्चन से नया क्वेश्चन पढ़ना वहां भी बड़ा आसान होता है लैपटॉप में। वहां पे मैंने कॉपी पेस्ट मारा था, थोड़ी एडजस्टमेंट करनी थी, मेरा नया सवाल तैयार। बोर्ड पे सारा एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है। अच्छा जी सर, वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाले, टोटल कॉस्ट कितनी आई? यूनिट्स कितनी आई?
यहां से ये वेटेड एवरेज रेट चाहिए 57.5। अब एक मेरी बात कान खोल के सुन लो, सही है, ये मसले आपको आने हैं। मेरे पास आंसर ये आया 23,002, बात समझ, 23,002 रुपये। तो आप 23,002 नहीं लिखोगे, अब 23,000 लिखोगे, 2 रुपये की खैर है, बात समझ आ रही है, राउंडिंग कर लोगे आप नियरेस्ट पे। लेकिन पर यूनिट को कभी राउंड नहीं करना, पर यूनिट को हमेशा हम 2 डेसिमल प्लेस पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास आंसर आया 57.58, 57.58। अब इसको ये नहीं लिख सकते 50, नहीं लिख सकते आप, बात समझ आ रही है, लाखों का फर्क आ जाएगा, हजारों का भी नहीं, लाखों का फर्क आएगा, बात समझ आ रही है। तो अगर 57.58 है तो आप 57.58 ही रखेंगे, बात समझ आ रही है। और अगर ये आ जाएगा 57.582 तो आप क्या करेंगे, और बोलो क्या करेंगे, 57.58 पे रोक दूंगा, ये 2 नहीं लिखूंगा, 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड करना है मुझे, बात समझ आ रही है। और अगर ये आंसर आ जाए 57.588, अब क्या करूंगा, अब क्या करूंगा, अब क्या करूंगा, 57.59 करूंगा, इस वाले को राउंड करूंगा सिर्फ, ताकि फर्क ना आए टोटल में। अगर बता से टोटल में कितना फर्क पड़ेगा, मान लो अगर आप 57.58 को 58 करते हो, मान लो 1 मिलियन यूनिट्स हैं, कितने हैं, 1 मिलियन यूनिट्स है, और आपने रेट कितना लगाया 58 का, तो 58 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 58 मिलियन, बात समझ आ रही है। हालांकि अमाउंट कितनी बनती थी एक्चुअल 57.58, तो कितना बनेगा 58,000,000, 58,000,000, दोनों का डिफरेंस लें जरा, कितना आया, कितना आया, कैलकुलेटर से करो, 4,20,000, 4,20,000, 4,20,000 सर, आपने 4,20,000 अपनी जेब में सेट कर लिए पैसे, सिर्फ राउंडिंग करके, बात समझिए। और अगर ऐसा करते अमाउंट कितनी के हिसाब से 57.58 और आप मतलब 57 पॉइंट ऐसे कर लेते ना 40, आपने कहा हो मैथ में पढ़ा था अगर 5 से कम हो तो राउंडिंग पीछे होती है, तो मैं करूंगा भाई 57.4 नहीं आया बल्कि 57 आया, तो अब लाखों रुपए पॉकेट में ले लोगे अपने साइड पे, जैसे कहते हैं पढ़ी लिखी स्मगलिंग, क्या ख्याल, सही, मैंने तो राउंड ही किया था और तो कुछ नहीं किया। हाँ ये 4,20,000 को राउंड कर लिया आप लोगों ने, सही है। हाँ तो भाई राउंडिंग टोटल में कर सकते हो, पर यूनिट का राउंड नहीं करना, सही। अच्छा जी, चलें आज जल्दी से कंप्लीट करें इसको। अच्छा 23,000 हमारे पास रेट आ गया, अब ये 200 यूनिट जा रहे हैं। अच्छा अब ये इस एफको में जिंदगी आसान है, बस ये वाला मुश्किल होता है, एफको में जिंदगी आसान है। सेल आ गई, सेल कितने यूनिट्स हुए 200, तो एफको में एक ही रेट चलेगा यही वाला 200, 57.5 वाला, आंसर कितना आया 11,500, 11,500 ये माइनस कर दूंगा, गॉट इट। बैलेंस कितना रह गया 200, 57.5 वाला आंसर 11,500, पक्की बात है, हो गया सेम रेट था। फिर परचेज कितने किया मैंने, ये परचेज आई मेरे पास, कितनी आई है 500 यूनिट, और रेट क्या था 70 था, और 35,000, 2 रेट आगे वेटेड करना पड़ेगा, 2 रेट आगे, जैसे 2 रेट आ जाए तो वेटेड एवरेज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। वेटेड एवरेज कर लें, यहाँ से हमने एफ को लगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ को, कि यहाँ हमने वेट लगाए हैं, और यहाँ पे भी आ जाएगा एफ को, टोटल करें
46,500 और इसका टोटल 700। इसको इससे डिवाइड करें, क्या 66.4442। 8 है तो 3 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे रखना है आपने याद, 8 है तो 3 हो जाएगा। अब ये रेट चलेगा। और यहाँ पे कितने सेल हुए थे मेरे, सेल कितने हुए थे 200, तो 200 यूनिट यहाँ से जाएंगे 66.43 के हिसाब से। आंसर इज 13286। ये माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा बैलेंस, और बैलेंस कितना आ जाएगा 500 66.43 214। उसके बाद 8 अक्टूबर, ये काश कॉपी पेस्ट होकर नीचे आ जाता, नहीं हो सकता कोई तरीका नहीं है आपके पास भी कोई तरीका नहीं है, ओए दोबारा से लिख लेते हैं, क्या तरीका बताया आप लोगों ने। परचेज हाउ मच, लास्ट परचेज कितनी है यार 200 और 80 के हिसाब से, 280 के हिसाब से 280 16,000। दो रेट आ गए सर, फौरन से टोटल कर लें, फौरन से टोटल कर लें, फौरन से एफ को निकाल लें। टोटल कॉस्ट सेल क्या 49216 214, और यहां से ना बताएं 70.31। वेल डन। अब दो सेल हुई हैं, दोनों इकट्ठा लिख दे। पहली सेल हुई थी हमारी और 12 दिसंबर को, 200 यहां से चले जाएंगे और 200 यहां से चले जाएंगे, रेट हमारे पास एक ही पड़ा हुआ है 70.31 एंड द आंसर इज 14,620 और इधर भी आएगा 14,620 और करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया 300 बच गया, 70.31 वाला मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा ऊपर 14,062 आ रहा है। इसको इधर लें, $14,062 और यहाँ से भी 14,062 एंड द फाइनल आंसर इज 77,338। 77,338। फाइफो का आंसर ज्यादा आया, एफको का आंसर ज्यादा आया। माइनस करना है, ऐड किसने किया है? अच्छा मैं ब्रैकेट ना लगाऊं तो मसले आ जाएंगे। वो ये माइनस करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये लिखना है, या उन दोनों को माइनस करके ये आंसर आएगा, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। माशाल्लाह 49 ऊपर, इधर 77 आ रहा है। ओए होए लुट मचा दिया आप लोगों ने तो। 2109 ₹2 की खैर है यार, ₹2 की खैर है, कोई मसला नहीं। 21090 और यहां पे कितना आया था 23,000। फाइफो में जाएगा, ठीक हो गया। तो ये एफ को था और पहले वाला फाइफो था। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आपने होमवर्क में करके आना है और क्वेश्चन नंबर 5 के बाद लैपटॉप जरा फोत हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क में, ये आसान सवाल है, इसमें कोई कारनामा नहीं है। असल सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। डन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने होमवर्क में करके आना है। 5 और 6 ये दो सवाल करके आने लाजमी है और 6 कंपलसरी है। 5 करें ना करें डजेंट मैटर, पर 6 कंपलसरी है। तो पहले कौन सा क्वेश्चन करेंगे ऑनलाइन वाले भी 6, ओए 6, उसके बाद
5। अल्लाह हाफिज़।